हरियाणा से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। नूंह में पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। धारा 144 लागू। दरअसल कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भड़काने के आरोप में मामन खान की गिरफ्तारी हुई है और आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है। कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी राजस्थान से हुई और उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि आपको याद होगा नूंह की जो स्थिति थी, सावन के महीने में जिस तरीके से हिंसा नूंह में भड़की, आगजनी हुई, ना सिर्फ नूंह बल्कि आसपास के बॉर्डर के जितने भी इलाके थे वहां पर जमकर उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। उस दौरान भी धारा 144 लागू करना पड़ा था और एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है हरियाणा के नूंह से। खबर अनंतनाग से, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। लश्कर के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। पहाड़ियों पर ड्रोन से बम गिराए जा रहे। अनंतनाग में चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस की पैनी नजर है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर फिलहाल पीर पंजाल की पहाड़ियों में आतंकी छिपे हुए हैं और जहां जहां पर लग रहा है कि मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं उन पर पहले तो अटैक यहां पर किया जा रहा है। मोर्टार से अटैक करके आपने देखा कैसे धुआं धुआं चारों तरफ हो गया था। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कल की आपको दिखा रहे हैं। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर, तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए स्निफर डॉग्स यानी कि खोजी कुत्तों का भी सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। 2 से 3 आतंकी जहां पर छिपे हुए हैं, आशंका जहां पर है उन जगहों पर मोर्टार से भी पलक यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार यहां से दिखा रहे हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। जो भी आतंकवादी हैं वो बचेंगे नहीं। भारत हर शहादत का बदला जरूर लेगा। और इसी बीच बड़ी खबर है ठाणे से, जहां पर डोंबिवली में बिल्डिंग गिरने से हादसा हो गया। ये बड़ी जानकारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये बड़ी जानकारी है। डोंबिवली से बिल्डिंग गिरने से ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इलाज उनका वहां चल रहा है। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। बड़ी खबर है, बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। अब इस पूरे मामले में जांच बैठाई जाएगी। डोंबिवली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। मलबे को यहां पर हटाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य यहां पर हो रहा है। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें देखिए आप, ग्राउंड से आपको दिखा रहे, बिल्डिंग यहाँ पर गिर गई और यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई। डोंबिवली में बिल्डिंग गिरी है और यहाँ पर देखिए जो रेस्क्यू चलाया गया उसके बाद ये तक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन बुरी खबर ये है कि यहाँ पर बिल्डिंग जब गिरी तो उसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से हम अखबारों के पन्ने पलटेंगे और फ्रंट पेज की ही हम बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान मेरे पास है और इसमें हेडिंग दी हुई है, सुखोई खरीद समेत 45,000 करोड़ की रक्षा सौदे को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी है। आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और खास हम बातें बता देते हैं। कुछ पॉइंट्स में इस खबर को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। नौसेना के लिए सर्वे पोत की खरीद को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए मिसाइल खरीदी जाएंगी। आपको बता दें, ड्रोनियर विमान अपग्रेड होंगे और इसके अलावा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का ये समय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया, तो ये बड़ी जानकारी है। केंद्र की 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। स्वदेशी रक्षा खरीद को भी मंजूरी इस दौरान दी गई है। आपको बता दें कि 12 सुखोई विमान समेत 45,000 करोड़ रुपए के स्वदेशी रक्षा के साजो सामान खरीदने को ये मंजूरी मिली है। बैठक में वायुसेना के लिए सुखोई विमानों की खरीद, नौसेना के लिए सर्वे पोत, थल सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल और इसके अलावा गन टोविंग व्हीकल खरीदने को महिमा मंजूरी मिल गई है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई थी। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसी कड़ी में स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना ये मकसद था। और ये देख रहे हैं हम लगातार कि कैसे यहाँ पर अब दुश्मन की खैर नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो स्वदेशी विमान है, स्वदेशी उपकरण जो हमारे हैं, अब उसका इस्तेमाल यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। एनबीटी इस वक्त मेरे पास है और एनबीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर हेडलाइन है, 12 सुखोई ध्रुवास्त्र
सर्विस शिप। और देखिए सबसे खास बात, 45,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी यहां पर दी गई है, केंद्र की तरफ से मंजूरी दी गई। 3 पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट के जरिए बताए गए, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सिर्फ सुखोई नहीं बल्कि उसके उपकरण भी लाए जाएंगे, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा, खरीद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से की जाएगी। तीसरा पॉइंट, सारी खरीद भारतीय वेंडर से ही की जाने वाली है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई वो सारी खरीद भारतीय वेंडर से होगी और रक्षा साजो सामान भी भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जाएगा, यानी कि सारा कुछ सामान भारत का होगा और आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। बिल्कुल महिमा, कुछ और इसमें खास बातें ये हैं कि डीएसी ने वायुसेना के जो ड्रोनियन विमान हैं उनको अपग्रेड करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें इन विमानों के सेवा काल को भी बढ़ाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का महिमा जिक्र कर लेंगे। पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च होगी ये योजना, ये बड़ी जानकारी है। योजना के लिए 2028 तक 13,000 करोड़ वित्तीय खर्च होंगे। कारीगर और शिल्पकारों के लिए खासतौर पर यह योजना है और लाभार्थियों को 15,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया था, लाभार्थियों को इसमें 15,000 रुपए तक का टूल किट मिलेगा। तो देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब लोगों को सहायता मिलेगी, यानी कि जो लाभार्थी है उनको लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। 2028 तक 13,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। कारीगर हो गए, शिल्पकार हो गए, उनके लिए विशेष ये योजना है और टूल किट लाभार्थियों को 15,000 रुपए तक की टूल किट मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी टिप्पणी की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो हम बताते हैं फटाफट से। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पीएम मोदी सबसे महत्वपूर्ण है, भारत के साथ सहयोग सिंगापुर बढ़ाएगा। पब्लिक हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग हम बढ़ाने वाले हैं, डिजिटल फाइनेंस में भी सहयोग हम बढ़ाएंगे, यानी कि आपसी दोस्ती अब और यहाँ पर बढ़ने वाली सिंगापुर के साथ, क्योंकि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें वैसे भी भारत पर है, भारत किस चीज पर क्या स्टैंड लेता है, प्रधानमंत्री मोदी क्या स्टैंड लेते हैं, उनके क्या कदम है, इसको लेकर सभी लोग फिलहाल देखते हैं। और भारत के साथ अब सहयोग सिंगापुर बढ़ाने वाला है, फिर चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इस पर सहयोग पलक यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और सबसे खास बात डिजिटल, जिसमें कि डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री खुद भी करते हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे हम आगे डिजिटल इंडिया की इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं और डिजिटल फाइनेंस में भी अब सहयोग बढ़ने वाला है। बिल्कुल महिमा, G20 का सफल आयोजन हुआ। हमने देखा किस तरीके से तमाम राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर आए और हर एक देश भारत का मुरीद होता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद होता हुआ, वो भी हमने देखा। जब सफल आयोजन हुआ, जब आयोजन खत्म हुआ, समापन की घोषणा हुई, तब भी हमने देखा किस तरीके से हर राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की और G20 की सफलता में ट्वीट्स किए गए थे, पोस्ट किए गए थे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि राहुल नवीन बनाए गए हैं ईडी के कार्यकारी अध्यक्ष। और न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें, इस खबर को इसमें तरजीह दी गई है महिमा। राहुल नवीन बने प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक। 1993 बैच के IRS अफसर हैं। IRS अधिकारी राहुल नवीन को शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का विस्तार महिमा दिया था। देखिए इससे पहले की अगर बात करें, हमने कई बार इस पूरे मामले को देखा कि नवंबर की अगर बात करें तो संजय कुमार मिश्रा का तब भी कार्यकाल खत्म था, लेकिन केंद्र सरकार का कहना था कि कई ऐसे काम लंबित पड़े हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ संजय कुमार पूरा कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और उसके बाद फिर कोर्ट से उन्होंने अप्रूवल लिया कि आप इनके जो कार्यकाल को एक्सटेंड कीजिए और उसके बाद जुलाई तक उनका कार्यकाल। हालांकि जुलाई के बाद फिर केंद्र सरकार ने दोबारा उनसे अप्रूवल मांगा कि दोबारा इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया जाए। हालांकि अब उनका जो कार्यकाल है वो फिलहाल खत्म हो चुका है और आपने ऑलरेडी बता भी दिया कि राहुल नवीन अब ईडी के डायरेक्टर बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि आज हर अखबार में सुर्खियां हैं फिलहाल। देखिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, संवैधानिक मामलों में ना सुने। सीजेआई ने कहा कि क्या आर्टिकल 370 पर सुनवाई भी जरूरी नहीं है, अब केस में हम राष्ट्र को सुन रहे हैं। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि वो आम नागरिकों की बात नहीं सुनता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर राष्ट्र की आवाज और कश्मीर के लोगों की आवाज सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही है कि यहाँ पर शीर्ष अदालत को की ईमेल पर प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त करते हुए उस ईमेल में नेदुम पारा ने दावा भी किया है कि शीर्ष अदालत केवल संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई कर रही है।
जिसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है और वो आम नागरिकों के मामलों को नहीं सुन रहे। साथ ही सीजेआई ने संविधान पीठ के मामलों पर एक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि ऐसा लगता है आपको कि नहीं पता कि संविधान पीठ के क्या मामले हैं और आप संविधान पीठ के मामलों के महत्व से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं, जिसमें अक्सर संविधान की व्याख्या शामिल होती है जो भारत में कानूनी ढांचे की नींव बनाती है। जो वकील है मैथ्यूज निंदिमपारा, उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए ईमेल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये बात कही। उस ईमेल में निंदुपारा ने यह दावा किया था कि शीर्ष अदालत केवल संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई कर रही है जिसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है। और आगे अगली खबर बताते हैं जो कि आपने कुछ देर पहले मुझे बताई भी थी कि कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। केरल में इस वक्त निपा वायरस कहर बरपा रहा है। यहाँ पर संक्रमितों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और संक्रमितों के संपर्क में 1080 लोग आए हुए हैं जिनको आइसोलेट फिलहाल किया गया। आगे आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल महिमा, लगातार जो है केसेस सामने आ रहे हैं। लोगों से अपील इसमें की जा रही है कि अगर आप जरूरत ना है घर से बाहर ना निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि केरल के कोझिकोड में 39 साल के एक और व्यक्ति को संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये लगातार चूंकि केसेस मिल रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि आप लोग पैनिक नहीं होइए। संक्रमितों के जो संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी पहचान भी हो रही है और सुरक्षा के तौर पर, एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद करने का भी निर्णय ले लिया गया है।